अब चालू करते हैं अपन एग्जांपल्स एनसीईआरटी के। तो इसमें मैं बेसिकली आपको कुछ तरीके से बताने वाला हूं जो इजी तरीके होंगे, जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे आपको अप्रोच करना है, जैसे वन वन फंक्शन आपको प्रूव करना है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चे जनरली प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर इसको प्रूफ कैसे करें, हमें समझ तो आ गया सर, अब लिख के कैसे आए, भाई एग्जाम में नंबर लाना है, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चे जनरली मार्क्स भी कट हो जाते हैं बच्चों के, लिखने का पैटर्न बच्चों को समझ नहीं आता है, कई बच्चों को प्रूविंग समझ नहीं आती है। तो ये मैं आपको दो एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि कैसे पहले तो आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसको कैसे लिखना है। तो दोनों ही चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले अपन टाइप ले लेते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। तो कोई फंक्शन वन वन फंक्शन कब होगा, अपन डेफिनेशन पे जाते हैं पहले तो एनसीईआरटी की, कि व्हेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इन सेट ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, है ना। ये तो अपनी डेफिनेशन थी। अब इसका अपन थोड़ा प्रैक्टिकल मीनिंग देखते हैं। प्रैक्टिकल मीनिंग देखने के लिए आप समझिए कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है a to b। तो जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको यही डायलॉग मिलेगा, f of a to b। तो अब इसका पहले तो मतलब समझ लीजिए, कई बच्चों को यही नहीं पता होता सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि जो फंक्शन है वो a से b पर जा रहा है, और ये a और b क्या है, ये दो डिफरेंट सेट है, प्लस ये जो सेट a है ये डिनोट करेगा डोमेन, इसको डिनोट करेगा, और सेट b किसको डिनोट करेगा। अब आधे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, वो रेंज लेते हैं, ये बेटा कोडोमेन को डिनोट करेगा, ये रेंज को डिनोट नहीं करता है, ये किसको डिनोट करता है, कोडोमेन को डिनोट करता है। यहां तक बात क्लियर हुई। फिर से बताता हूं, f of a to b में डोमेन a होगा और b होगा आपका कोडोमेन। कोडोमेन का पार्ट रेंज होता है, बात क्लियर है। तो ये हर क्वेश्चन में तो क्या आपको मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो सब क्वेश्चन आ गया f of n to n, n is a set of natural numbers, तो मतलब डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहां r to r आ जाएगा, z to z आ जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई सबको, है ना। चलिए तो अपन क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जब वन वन फंक्शन है, कोई फंक्शन जब वन वन फंक्शन है, तो पहली बात उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसको प्रूविंग कैसे करनी है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, तरीका देखिए। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई दो एलिमेंट है x1 और x2 जो सेट A का पार्ट है। तो मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है a to b, मेरे पास कोई फंक्शन a to b में। तो मैंने दो एलिमेंट्स मान लिए सेट A में, ठीक है, x1 और x2। और दूसरी बात मैंने क्या मानी कि लेट f of x1 is equals to f of x2। अब यदि f of x1 और f of x2 इक्वल हैं और x1 और x2 डिफरेंट हैं, तो जो मेरा फंक्शन है वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, छोटा सा डायग्राम बना के देख लें। ये मेरे दो एलिमेंट है x1 x2, बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें से मेरे दो एलिमेंट है। ये मेरा सेट B आ गया, और सेट B में वो क्या कहने वाला है कि जो f of x1 और f of x2 है, दोनों के आंसर क्या आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं। तो ये तो मेनी वन हो गया, क्योंकि वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ f of x1 और f of x2 इक्वल होंगे तो ये बेटा ये अपना जो है ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B। बट यहां पे डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही, इमेज तो सेम बन रही है। तो अब इसको वन वन फंक्शन करने के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, छोटी सी ट्रिक अपना ली। उन्होंने क्या बोला कि अपन मान लेते हैं कि x1 और x2 सेट A के एलिमेंट है और ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल है और मुझे वन वन फंक्शन लाना है, तो इसके लिए मेरे पास तरीका एक ही बचता है कि यदि x1 और x2 इक्वल आ जाए, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास x1 और x2 की वैल्यू सेम आ जाए, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये तो वन वन फंक्शन ही है। क्यों, क्योंकि यदि दो इमेजेस जो बन रही हैं वो सेम बन रही हैं और सेम ही एलिमेंट से बन रही हैं। मतलब ऐसा केस है यदि f of x1 और f of x2 का आंसर सेम आ रहा है, तो x1 और x2 यदि एक ही अपना एलिमेंट से बन रहा है, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ सर ये तो वन वन फंक्शन ही है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज। दो अलग अलग एलिमेंट की नहीं बन रही है ना, क्योंकि x1 और x2 तो सेम हो गए, तब मैं कह सकता हूं कि ये वन वन फंक्शन है। क्योंकि एक भी ऐसा केस अब यहां नहीं बचेगा जिनके दो डिफरेंट आंसर्स, दो डिफरेंट केसों में सेम आंसर आ जाए। ये अपन एक रैंडम, क्योंकि अपन दो वेरिएबल लेकर के चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी तक मैंने आपको बताया कि वन वन फंक्शन लाने के लिए अपन को क्या करना है, अपन को दो एलिमेंट लेने हैं, रैंडम एलिमेंट सेट A से। फिर अपन को चेक करना है f of x1 और f of x2 को इक्वल रखना है। इक्वल रखने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या x1 और x2 का आंसर सेम आ रहा है
या नहीं आ रहा है। यदि x1 और x2 का आंसर सेम आ गया तो मैं कहूंगा कि ये 1 1 फंक्शन है। यदि x1 और x2 का आंसर सेम नहीं आया तो मैं कहूंगा ये 1 1 फंक्शन नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि मेरे पास तो एक फंक्शन है f of x इक्वल्स टू 2x, एक फंक्शन है और फंक्शन कैसे काम है f of r to r। क्या मतलब इसका अभी बताया था। f of r to r का मतलब क्या होता है? f of r to r का मतलब होता है कि डोमेन जो है वो r है, कोडोमेन भी r है। r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब अपन को चेक करना है कि बताइए कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। मतलब पहले तो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो प्रैक्टिकली यदि अपन सोचे तो ये 1 1 फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं x की डिफरेंट वैल्यू जब पुट करूंगा तो f of x के भी डिफरेंट आंसर आएंगे। ऐसा केस कोई भी नहीं है कि x की दो अलग-अलग वैल्यूज के लिए y का सेम आंसर आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली अपन सोचे तो ये तो सब 1 1 फंक्शन है। बात आती है राइटिंग पैटर्न की, तो मैंने आपको राइटिंग पैटर्न बता रखा है, तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a। मैंने दो एलिमेंट ले लिए जो सेट a को बिलोंग करते हैं, तो अपन यहां पे a की जगह क्या लिख लेंगे r लिख लेंगे क्योंकि डोमेन का पार्ट है। अब मैं क्या करने वाला हूं एंड f of x1 इक्वल्स टू, इन दोनों को इक्वल बताने वाला हूं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैल्यू पुट कर दें। f of x1 क्या आने वाला है 2x1 आने वाला है और f of x2 क्या आने वाला है 2x2 आने वाला है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आने वाला है कि x1 और x2 इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैंने दो इमेजेस ली थी जो सेम आ गई थी फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, तो वो एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो मैं कह सकता हूं 1 1 फंक्शन है। बस इतनी सी प्रूविंग है। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है हेंस इट इज 1 1। बात खत्म। छोटा सा सिंपल सा तरीका है, इसको पकड़ लो। फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी फंक्शन आपको दिया है 1 1 फंक्शन करने के लिए क्या लिखेंगे आप? सबसे पहली डायलॉग आपका होगा let x1 and x2 are the two elements that belongs to my set A। set A यहां पे कौन था? r था, तो मैंने उसको r ले लिया। फिर मैं क्या करूंगा f of x1 और f of x2 को इक्वल कर दूंगा। तो f of x1 और f of x2 को मैं इक्वल करूंगा और उसके बाद मैं सॉल्व करके ये चेक करूंगा कि x1 और x2 सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि x1 और x2 सेम आ गए तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है कि 1 1 फंक्शन हमको कैसे प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ये अपन ने 1 1 की प्रूविंग देख ली। अब ऐसे मैं आपको बताता हूं ऑन टू फंक्शन जब आएगा तो उसकी प्रूविंग कैसे करनी है। फिर इसके बाद जैसे एनसीईआरटी में मेथड बताई गई ग्राफ के लिए, तो कॉम्पिटिटिव में क्या बच्चे जनरली ग्राफ से सॉल्व करते हैं, तो वो आपको वो एक पैटर्न भी मैं आपको समझा दूंगा कि ग्राफ से कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। तो एक ऑन टू फंक्शन की प्रूविंग देख लेते हैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है f of a to f of r to r, नहीं r to r नहीं, n to n लेके समझाता हूं। और फंक्शन मैंने ले लिया है, दे रखा है 2x। चलिए तो यहां बेटा वही फिर कोडोमेन और रेंज का काम आने वाला है, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा कोडोमेन और रेंज का, है ना, वो जल्दी मैं अपडेट कर दूंगा। तो f of x इक्वल्स टू 2x दे रखा है और मेरा फंक्शन n to n है। n to n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है बात। तो सबसे पहले ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए आपका काम क्या होता है? आप कोडोमेन और रेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोडोमेन और रेंज निकालेंगे और वो चेक करेंगे कि क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहला काम अपन निकाल लेते हैं कोडोमेन और रेंज। तो बताइए इसमें कोडोमेन क्या है? इस क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है? इस क्वेश्चन में कोडोमेन है n, दैट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां तक बात क्लियर है? और इस क्वेश्चन की रेंज क्या है? जो फंक्शन है, इस फंक्शन की रेंज क्या है? कोई बता सकता है? इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। क्या है? क्योंकि आप नेचुरल नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहे हो, तो जो रेंज आने वाली वो क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। रेंज नेचुरल नंबर नहीं है, रेंज क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो क्या मैं कह सकता हूं कोडोमेन और रेंज इक्वल है? नहीं कह सकता हूं। कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। रेंज नेचुरल नंबर तो आ रहे हैं बट वो इवन आ रहे हैं, ऑड तो आ ही नहीं ना। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि भाई यहां पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई ये ऑन टू फंक्शन नहीं। क्योंकि जब मैंने आपको ऑन टू फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक ही ट्रिक बताई थी, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। ये डायलॉग पकड़ लो, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, और कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो ऑन टू फंक्शन नहीं। बात खत्म हो गई।
ये तो आप 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो फटाक से क्विकली पकड़ लोगे कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। बट अब प्रॉब्लम, सर ये बात तो आपकी ठीक है, अब क्वेश्चन 2 मार्क का आ गया, 3 मार्क का आ गया, आप लिख के कैसे आए? टीचर तो नंबर नहीं देगा, बात सही, बिल्कुल बात सही, आपकी टीचर नंबर नहीं देने वाला है। अब लिखने का पैटर्न क्या होगा, तो अपन उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अपन को लिखना कैसे एग्जाम में, है ना, तो वो भी अपन को आना चाहिए। तो लिखने के ऑन टू फंक्शन में लिखने के 2 केस हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है कि जब फंक्शन ऑन टू नहीं है। केस 2 कहता है जब फंक्शन ऑन टू है। ये बहुत डिटेल बता रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो लिखने का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, तो उसको ध्यान से देखो। ऑन टू फंक्शन जब नहीं है तब अपन कैसा पैटर्न फॉलो करेंगे, जब ऑन टू फंक्शन है तो कैसा पैटर्न फॉलो करेंगे। तो पहला केस बताता हूं, ऑन टू नहीं है, जैसे ये ऑन टू नहीं है तो पैटर्न क्या फॉलो करना है। जब फंक्शन ऑन टू नहीं है तो आपको जो पैटर्न फॉलो करना है, आपको कोई एक एग्जांपल लेना है और आपको बताना है कि बिकॉज ऑफ दिस इट इज नॉट ऑन टू। जैसे कि अपन ने रिलेशन में भी करा करते थे, आपको याद है कि जब कोई फंक्शन रिलेशन, जो अपने स्पेसिफिक रिलेशन होते थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, वो नहीं होते थे, तो कैसे बता देते हैं, हम स्पेसिफिक केसेस ले लेते थे कि भाई ये इसका पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक और व्हाटएवर रिलेशन। सेम हम यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ले लो रेंज का कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लो जो कोडोमेन में, मतलब कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट ले लो जो रेंज में नहीं आता, बात ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे अपन देख लें, तो कोई भी ऑड नंबर रेंज का पार्ट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, फॉर चेकिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन आई से कोई ऑड नंबर चूज करो, 1 3 5 कोई भी ले लो, तो मैं कहता हूं लेट 1 बिलोंग्स टू y। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि f of x जो है y के इक्वल था, y इक्वल टू 2x था। तो या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि लेट टेक एलिमेंट 1 दैट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और y मतलब ही मैं पार्ट किस में से ले रहा हूं, कोडोमेन में से ले रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक नेचुरल नंबर 1 है जो कि कोडोमेन का पार्ट है, ठीक है बात, 1 की जगह 3 5 कुछ भी ले सकते हो, बट 1 does not belongs to, 1 is not a part of my range, ऐसे लिख दो, but 1 is not in range। क्यों? because there is no value of x for which f of x equals to 1। आपको क्या लिखना है, पहले तो आपको एक एलिमेंट चूज करना है, एलिमेंट को बता देना किसका पार्ट है, वो कोडोमेन का पार्ट है। तो कोडोमेन में 1 3 5 कोई भी ऑड नंबर आएंगे, तो मैंने क्या लिया, 1 एलिमेंट लिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय कोडोमेन y, और बता दिया वो नेचुरल नंबर ही है। फिर मैं कहूंगा कि जो 1 है वो रेंज में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कोई भी मेरे पास x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए f of x equals to 1 है। So f of x cannot be equals to 1 for any x that belongs to, कोई भी x जो नेचुरल नंबर को मेरा बिलोंग करता है उसके लिए f of x 1 नहीं आ सकता है। तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना है केस को। तो आपको ये 3 लाइनें बस लिखनी है, वापस देख लो तो ध्यान से। आपको कोई एक रैंडम नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना है जो कोडोमेन में आता हो और रेंज में नहीं आता हो। फिर आप बोलेंगे कि दैट नंबर इज अ पार्ट ऑफ माय रेंज कोडोमेन, ठीक है, नेचुरल नंबर है। फिर आप बोलेंगे दैट इज नॉट इन द रेंज बिकॉज़ f of x इज नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर एनी x दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब अपन डेफिनेशन पे चले आते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑन टू फंक्शन की जब अपन ने डेफिनेशन देखी थी तो तब क्या देखा था, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि every element in set B should have a pre-image in set A। तो एक एलिमेंट है 1 जो कि सेट B मतलब मेरे कोडोमेन का पार्ट है, बट उसकी प्री इमेज x में नहीं आ रही है, तो ये दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो जब ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तब ये काम चल जाएगा। अब फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए अपन को थोड़ी सी पेन में पहले इंक रखनी डालनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आई थिंक विजिबिलिटी का थोड़ा सा इश्यू आ गया है, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए पेन में आ गई इंक। हाँ, तो मैं बताने वाला था आपको कि जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन जब है तब उसको कैसे लिखेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज करता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ r टू r, ठीक है, मेरे पास क्या फंक्शन है, f ऑफ r टू r है। चेंज कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा कुछ नहीं किया मैंने, r टू r कर दिया, फंक्शन वही है, ठीक है। तो चलिए अब उसको चेक कर लेते हैं। तो
अब पहले तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम आपको प्रैक्टिकल दिमाग लगाना है और सोचना है कि वो ऑन टू है या नहीं। ऑन टू है इसके लिए क्या करते हैं अपन, कोडोमेन इक्वल टू रेंज है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं रेंज क्या है इसमें। रेंज क्या होने वाली, x यदि मैं नेचुरल रियल नंबर लिखने वाला हूं तो मेरे पास आंसर रियल नंबर आने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी रियल नंबर का 2 से इंटू करूंगा तो रियल नंबर आंसर आएगा, तो कोई डाउट का केस ही नहीं। तो जो मेरी रेंज आने वाली है, रेंज क्या आने वाली है, रियल नंबर आने वाली है। अब ऑड इवन सारे आंसर आ जाएंगे, डेसिमल में जितने टाइप के आंसर होते हैं सारे आ जाएंगे, क्योंकि मैं रियल नंबर पुट करता हूं। ठीक है, तो मेरी रेंज जो होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है। तो कोडोमेन और यदि रेंज इक्वल आ गए तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। केवल देखो n की जगह r करने से केस ही बिगड़ गया, पूरा मामला बिगड़ गया। तो ये ध्यान से देखना होगा आपको, जब फंक्शन दिया होगा तो कहां से कहां दिया है, n to n है, r to r है, z to z, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि इसको पैटर्न में कैसे लाएं। तो वापस मैं आपको बता रहा हूं ऑन टू फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ एनसीईआरटी। वो क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट इन द सेट बी शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट। तो वही काम अपन को लिखने में यहां पे करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, पहले तो तरीका देखो शॉर्टकट, पहले क्या करना है आपको, क्या करना है, ये जो फंक्शन है f of x equals to 2x, साइड का काम है ना, यहां ओरल शो मत कर देना इसको। जो f of x equals to 2x दिया हुआ है इसको आप y के इक्वल कर लो साइड में, क्योंकि हो सकता है अभी 2x की जगह 2x plus 1 minus 1 कुछ भी आ जाए, 2x upon 4 कुछ भी दे सकता हो, है ना। उसको आप y के इक्वल करके और साइड में x की वैल्यू निकाल के रख लो चुपके से। ये बताना मत टीचर को कि तुमने कैसे निकाली है, ठीक है, निकालिए मैंने x की वैल्यू y/2 आ गई बस। अब अपन क्या बताने वाले हैं, अपन ये बताने वाले हैं कि यहां पे यदि मैं कोई रेंज कोडोमेन में एक एलिमेंट y लेता हूं, उस हर एक एलिमेंट के लिए मेरे डोमेन में एक रियल नंबर रहता है। ये तो कोड, ये जो अपना ऑन टू फंक्शन उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी सेट बी में एलिमेंट है उस एलिमेंट के लिए सेट ए में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। सेट बी में जो एक एलिमेंट है उसके लिए सेट ए में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तभी वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। यहां पे नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि सेट बी में मेरे पास एक एलिमेंट था 1 के लिए मेरे पास प्री इमेज थी नहीं, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू डालूंगा मैं तो आंसर 1 नहीं आ सकता था, बात खत्म। यहां पे अपन को क्या बताना है, यहां तो हो रहा है, बता दिया कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो अब कैसे लिखेंगे। तो मैं यहां पे लिखने का पैटर्न ऐसा रखूंगा कि लेट देयर इज अ एलिमेंट y, कोई अपने पास क्या है, एक एलिमेंट y है दैट बिलोंग्स टू द r। यहां पे कौन सा ले रहा हूं मैं, रियल नंबर है जो कि कोडोमेन का पार्ट है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं कहूंगा कि एवरी y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर r, मैं क्या बोलूंगा, एवरी y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर y/2 विल आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात सही है या नहीं है, कोई भी रियल नंबर दुनिया का चूज कर लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा, सोचो, आएगा ही आएगा भाई। रियल नंबर को 2, 3, 4, 5 किसी भी डिवाइड करो, आंसर तो रियल नंबर ही आने वाला है, बात क्लियर है। तो आपको अब इसके बाद क्या बताना है, कोई एक एलिमेंट चूज करना है, उसको y नाम देना है, तो y बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी y दैट बिलोंग्स टू r y/2 आल्सो बिलोंग्स टू r। अभी y/2 कहां से आया, ये यहां से आया, तो अभी y/2 किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, और x क्या है मेरा डोमेन। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि हर एक एलिमेंट मेरे पास जो कि कोडोमेन में है उसके लिए मेरे पास एक एलिमेंट है जो डोमेन में है। यहां पे r रियल नंबर है, वो तो डोमेन है ना अपना, तो मैंने यहां काम कर दिया। तो आपको क्या करना है, ये 2 लाइनें लिखनी है, पहला लेट y बिलोंग्स टू r व्हिच इज द कोडोमेन, फिर मैं कहूंगा कि एवरी y दैट बिलोंग्स टू r y/2 आल्सो बिलोंग्स टू r सच दैट f of y/2, अब यहां पे x की जगह फंक्शन में आप y/2 पुट करोगे जो आपने यहां से निकाला था, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू आ गया y। तो आपने क्या करा, आपने बताया कि मेरे पास कोई भी y जो रियल नंबर है y/2 भी तो रियल नंबर ही होगा, मतलब कि यदि मैं यहां पे एक रियल नंबर y/2 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर रियल नंबर y आ रहा है। तो मतलब हर एक रियल नंबर जो कोडोमेन का पार्ट है उसके लिए डोमेन में y/2 है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन।
every element in set B should have a pre-image in set A. Every element in the set B should have a pre-image in set A. हो गया काम. तो that's why hence it is on to function. इस केस को ध्यान से देख लो और 2-3 बार लिख के चेक कर लो कि तुमको समझ आया या नहीं आया. ये केस समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन ऑन टू के समझ जाएंगे, नहीं तो साल भर प्रॉब्लम में पड़े रहोगे कि सर लिखेंगे कैसे और नंबर कटते रहेंगे. पहली ट्रिक, ऑन टू फंक्शन आते क्या करना है, सबसे पहला काम चेक करना है कि क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है या नहीं है. यदि इक्वल नहीं है तो ऑन टू फंक्शन नहीं है. नहीं के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एलिमेंट लेना है. स्पेसिफिक एलिमेंट लेने के बाद आपको बता देना है कि वो डोमेन में नहीं आ रहा है, उसके लिए प्री इमेज नहीं है तो वो नहीं है. बट यदि आ रहा है, यदि वो ऑन टू फंक्शन है तो क्या करना है, तब फंक्शन को y के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के बाद आपको बताना है कि एक कोई एलिमेंट लेंगे वापस आप y, जो कि किसका पार्ट हो, कोडोमेन का पार्ट हो. फिर आप बताएंगे उस कोडोमेन के पार्ट के लिए डोमेन में एक नंबर एग्जिस्ट करता ही करता है. सो दैट इज व्हाई इट इज एन ऑन टू फंक्शन. आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया है. ठीक है, अब अपन एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक आपको राइटिंग पैटर्न तो सबको क्लियर हो चुका है कि वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है. चलिए, तो अपन अब एग्जांपल्स पे आते हैं एनसीईआरटी के. तो एनसीईआरटी का जो पहला एग्जांपल आपको इससे रिलेटेड दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स के रोल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है. आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठा करें जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं. तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 7. एग्जांपल 7 क्या कहता है, क्लास में 50 बच्चे हैं, f of a to n आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, f of a to n. फिर सेट a क्या है, सेट a जो है वो क्या है, 50 बच्चों का, स्कूल के कोई 50 बच्चे हैं, ठीक है. और f of x जो आपको फंक्शन है वो क्या है, वो है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है. और कुछ कह रहा है क्या, हमको बताना है कि ये 1 तो है बट ऑन टू नहीं है. ठीक है सर, तो क्वेश्चन कहता है आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 फंक्शन तो है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है. तो आप सबको याद आ रही होगी आपकी क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम आ रही है, आपको रोल नंबर मिला हुआ था. कितने बच्चों को याद है रोल नंबर अपना? बहुत बड़ा सा डिजिट होता है, मुझे तो याद नहीं है, कई साल हो गए. तो 10th और 12th बोर्ड दिए हुए है ना, तो इस साल आप 12th की बोर्ड एग्जाम आप दोगे तब आपको ये रोल नंबर 3-4 साल तक तो याद रहेगा. ठीक है, तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अपने पास 50 स्टूडेंट्स है क्लास में और सेट ए जो है वो क्या है, सेट ए किसका है, स्टूडेंट्स का सेट है, 50 बच्चे हैं उसमें. और वो कहां तक जा रहा है, जो सेट बी दे रखा है, जो दैट इज अ कोडोमेन, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना. अभी बता दिया था एग्जांपल में r to r और n to n होते ही क्वेश्चन बदल जाता है. तो ये n बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. अब क्वेश्चन और f of x फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है वो सेट ऑफ, वो है रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट. तो अब पहले तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लेते हैं क्वेश्चन के बारे में 1 और 1 करने से पहले, कि हर बच्चे का क्लास में एक रोल नंबर ही होता है. क्या किसी बच्चे के 2 रोल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, सीधी सी बात है. क्या 2 बच्चों के सेम रोल नंबर हो सकते हैं? ये भी बात गलत है. तो मतलब मैं कह रहा हूं कि हर बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर ही होगा. एक बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं होंगे और 2 बच्चों का एक रोल नंबर भी नहीं होगा. ये बात तो क्लियर हो गई. चलिए, तो अपन 1 और 1 पे केस पे जाते हैं. तो 1 और 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 की फंक्शन की जो डेफिनेशन थी, दैट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी. ये डेफिनेशन थी. तो सबसे पहले आपको जो डायलॉग लिखना है, मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, आप क्या लिखेंगे, दैट एवरी स्टूडेंट इन द क्लास has a unique roll number. Every student in the class has a unique roll number. तो ये 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो हर एक एलिमेंट इन सेट ए है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी. ओवरलैपिंग कहीं भी नहीं होने वाली. ऑब्वियस सी बात है, किन्हीं भी 2 बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं आने वाले. तो ओवरलैपिंग नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ 1 फंक्शन, क्योंकि हर बच्चे का अलग रोल नंबर ही होने वाला है. कोई ऐसी वाली मैपिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है ना, 2 बच्चों के सेम रोल नंबर थोड़ी ना आने वाले. तो दैट इज व्हाई इट इज अ 1 फंक्शन. एक बात तो आप ही लिख दोगे, यहां तक तो बात समझ आ गई. अब जो दूसरी बात है ऑन टू फंक्शन की, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा. हालांकि रिक्वायरमेंट तो कम है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वर्ड लिखा है, यदि आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो लिखा है विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी.
ये आपको टीचर्स नहीं बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, अपन यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अपन डेप्थ में पढ़ेंगे हमेशा। जनरलिटी क्या होती है पहले इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल केस, एक केस को अपन जनरल केस कब बोलते हैं? जनरल केस अपन तब बोलते हैं कि उसमें से मैं कोई भी एक इनपुट लेने के बाद मेरे आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में गए, स्कूल में आपकी कई सारी डेस्क रखी हैं, तो किसी भी डेस्क को आप पिक कर लोगे तो वो एक रैंडम केस है ना, कि कोई भी एक डेस्क को पिक करना बैठने के लिए वो एक रैंडम केस हो गया। उसमें फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई ऊपर नीचे भी डेस्क ना हो, एक यूनिफॉर्म यदि डेस्क है तो सारे डेस्क इक्वल हैं, तो आप किसी पर भी बैठ जाओ या किसी डेस्क को किसी टास्क के लिए पिक कर लें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज अ जनरल केस, किसी भी एक रैंडम को पिक कर लो। बट यहीं पर यदि अपन जाते हैं, लेट्स टेक वी गो टू सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में आप जाएंगे तो फॉर एग्जांपल आप सीट्स को प्रेफर करेंगे तो वहां सीट्स अलग अलग होती है ना, हाइटें बढ़ती जाती हैं, क्वालिटी बढ़ती जाती है, रेट अलग होता है, तो दैट्स नॉट अ जनरल केस। एक पर्टिकुलर सेगमेंट की सारी सीट जनरल केस में जाएंगी, बट आपको पता है ना कि बालकनी की सीट्स अलग होती हैं और आप और बॉक्स में जाएंगे तो वहां केस अलग है, वो जनरल केस नहीं, क्योंकि उनमें डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे वो जनरलिटी का मतलब क्या है वहां पे ये देख लेते हैं कि जो बच्चों के रोल नंबर है वो कहां से कहां तक के लेकर के हैं, 1 से लेके 50 तक के रोल नंबर है। अब उसने ये नहीं बताया कि रोल नंबर क्या है। प्रॉब्लम देखो क्या है, अब जनरली बच्चे क्या होंगे, सर 1 से 50 तक तो होंगे रोल नंबर, नहीं, जरूरी नहीं है। बच्चों के रोल नंबर 1 से 50 होना किसने बोला है? उसने तो केवल ये बोला है कि 50 बच्चे हैं और रोल नंबर होना चाहिए। और सेट बी जो आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, मतलब जो रोल नंबर होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, वो नेचुरल नंबर्स टाइप के होने, डेसिमल इंटीजर टाइप के, आपको आंसर्स नहीं लेना है। अब वो जो 50 होंगे वो इनमें से कोई भी होंगे, क्या दिक्कत है? कोई बच्चा रोल नंबर ले सकता है 1 लाख 1 से लेके 1 लाख 50 तक, कोई 1 करोड़ 1 से 1 करोड़ 50 तक ले ले, कोई 101 से लेके 150 तक ले सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेट भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोई 1 से 50 ले ले। तो मैं यहां पे यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं कोई भी रैंडम 50 रोल नंबर ले लूं, दे विल बी माय जनरल केस। जनरल केस मतलब इससे मेरे आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज दे विल बी द रोल नंबर्स ओनली। यहां फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर्स आप कोई भी चूज कर लो, बट एनी रैंडम 50 नंबर्स, राइट? अच्छा, सीक्वेंस में भी जरूरी है ना, कोई भी रैंडम 50 ले लो। अब यहां पे जो हम केस लेने वाले हैं, क्योंकि बच्चे जनरली 1 to 50 लेते हैं, तो अपन 1 to 50 लेके समझ लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो बच्चों के रोल नंबर है, लेट अस टेक द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 50। तो इफ आई टेक द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 50, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 1 to 50, 1 to 50 हो जाएगा ना रेंज, क्लियर है बात? 1 और 50 भी इंक्लूडेड है, और क्योंकि नेचुरल नंबर का पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है 1.1 तो आंसर आना नहीं, मैं लिख सकता हूं। तो रेंज मेरा 1 to 50 है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये है कि कोडोमेन और रेंज तो मेरे इक्वल नहीं है। यदि मेरे पास एक नंबर 51 है कोडोमेन में नंबर 51 है, वो मेरे रेंज का पार्ट तो नहीं आ रहा। तो इसलिए हम यहां पे डायलॉग ये कहेंगे, इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। क्योंकि कोडोमेन में कितने सारे नंबर हैं, कोडोमेन में सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, और अपने पास जो रेंज में नंबर कितने आएंगे, एनी 50, क्योंकि बच्चों के जो रोल नंबर आपको लेने 50 रोल नंबर लेने कोई से भी, और अपना जो कोडोमेन है वो तो टोटल सारे नेचुरल नंबर है, तो वो कभी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, इफ वी टेक द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 50, then 51 is a number which is in the part of the codomain but not a part of my range, that is why it is not an onto function। आप चाहें तो 51 से 100 ले सकते हैं, कोई भी मतलब 101 से 150 ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक बात क्लियर हो गई कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये था अपना एग्जांपल जो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 8 पर, है ना। बट एग्जांपल 8 टाइप का आई थिंक अपन ने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया कि शो दैट द फंक्शन f of n2 and given by f of x equals to 2x is 1 1 but not 1 2। ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है। अब अपन आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे। ये भी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 1 1 और 1 2 का केस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब मैंने आपको 1 1 और 1 2 एक्सप्लेन करा था। छोटा सा मैं केस आपको एग्जांपल नंबर 9 में वापस बता देता हूं। जब आप, हालांकि एग्जांपल 8 और 9 मैंने आपको ऑलरेडी ही जब 1 1 और 1 2 के केसेस समझाए थे तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था।
एक बार फिर से देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है? एग्जाम्पल 8 कहता है आपके पास एक फंक्शन है n to n में, आपको पता करना है 1 1 on to n ही है। सेम केस एग्जाम्पल 9 बट उसने रेंज ये चेंज कर दी है ना, डोमेन चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन। अब इसमें भी 1 1 on to चेक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 1 फंक्शन के लिए केस बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि 1 1 फंक्शन के लिए आप ग्राफिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूँ कि यदि आप क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन जो फंक्शन आपको दिया है वो 1 1 फंक्शन है या नहीं। कई बार आपको ग्राफ दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो एक बार इस केस को देखते हैं। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो आपको पता है कि यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ आने वाला है, और y इक्वल टू 2x का ग्राफ आपको पता है ओरिजिन से एक लाइन जाती है विद स्लोप 2। तो ये मेरा ग्राफ आ गया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपका काम ये होता है कि आपको x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो फंक्शन, जो ग्राफ है फंक्शन का, उसको इंटरसेक्ट करे। अब यदि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो लाइन मैंने x एक्सिस के पैरेलल बनाई है, तब मेरा फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। कब हुआ? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। बट अब मैं एक और केस लेता हूं कि सपोज मैंने एक ग्राफ और बना दिया, लेट्स टेक हियर वी ड्रॉ पैराबोला ग्राफ बना दिया है ना। पैराबोला आपने 11th क्लास में सुने पढ़ रखा है, इस साल काम आने वाला है, उसको रिवाइज कर लेना है ना। पैराबोला एलिप्स ये दोनों काम आएंगे आगे जाके। ये बना दिया। अब मैंने क्या बोला, एक ऐसी लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और मेरे ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है, तो मैंने बना दिया। अभी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तब ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब अपन एक्स एक्सिस पे आते हैं तो देखिए फॉर x1 एंड x2 द वैल्यू ऑफ y इज सेम, मतलब x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 बट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। बट हमारी 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि f of x1 और f of x2 इक्वल है, तो x1 और x2 को सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन। तो ये एक केस और था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि ग्राफिकल मेथड से भी आप पता कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ग्राफ तो बनाया बट इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं दिया था, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। वो हर क्वेश्चन में ग्राफ बना के समझा रहा है। जरूरी नहीं आपको एग्जाम में ग्राफ बनाना है, बट हाँ यदि आप ग्राफ बनाना अच्छे से आता है कॉम्पिटिटिव में, तो आप ग्राफ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स के लिए अपन देखेंगे। तो अब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया दोनों एग्जांपल कि कौन सा 1 1 है कौन सा नहीं है, और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो लिखी होती है छोटी सी बात, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ना f of n to n, इसका मतलब क्या है कि डोमेन मेरा n है और कोडोमेन n है। इसका मतलब क्या है? डोमेन r है और कोडोमेन भी r है। इसको इग्नोर मत करना क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही बदल गए। एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे 1 1 फंक्शन करने के लिए क्या होता है, आपको क्या बताना होता है कि f of x1 और f of x2 को इक्वल लेना होता है फॉर x1 एंड x2 दैट बिलोंग्स टू n। और अब आपको सॉल्व करके बताना होता है कि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं तो अपन कह सकते हैं ये 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं फटाफट क्विकली, तो सॉल्व करके आ गए। तो हेंस वी कैन से इट इज अ 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए अपन को क्या बताना होता है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है या नहीं। पहला काम क्या होता है, आपको चेक करना है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे यदि आप चेक करेंगे तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और रेंज क्या है? रेंज है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 into x कर रहे हो, राइट। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल जब नहीं होगी तो आप कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और जब ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तो लिखने का पैटर्न क्या होता है? लिखने के पैटर्न में आपको मैंने क्या बताया था, आपको कोई एक रैंडम एलिमेंट लेना होता है जो कि कोडोमेन का पार्ट होता है बट रेंज का पार्ट नहीं होता है। तो मैं एक नंबर लेता हूं, लेट्स टेक इफ आई टेक y equals to 1 that belongs to natural number, so f of x is not equals to 1 for f of x 1 के इक्वल तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि f of x तो क्या आएगा आपका सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आएगा। तो मैं कहूंगा कि मेरा y एक कोई एलिमेंट है जो कि 1 है, जो नेचुरल नंबर है, मेरे कोडोमेन का पार्ट है, बट उसके लिए प्री इमेज नहीं आ रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो जब नहीं होगा तो लिखने का पैटर्न ये रहेगा। बट ये वाला जो केस था मैंने आपको डिस्कस करा था कि जब r टू r है तो वो आ रहा था, और r टू r में जब आ रहा था तो अपन को क्या करना होता है, जो फंक्शन होता है उसको y के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी होती है। याद आ गया? इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको बताना होता है कि लेट अस टेक एनी एलिमेंट y that belongs to real number for which y by 2 also belongs to the real number। क्योंकि यदि y रियल नंबर है
तो y बाई टू भी रियल नंबर हो गई होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो मेरा फंक्शन होता है उसमें x की जगह y बाई टू पुट करना होता है, x की जगह y बाई टू, ये आ गया। तो इसके बाद आपको जो डायरेक्ट लिखना होगा वही लिखना होगा दैट फॉर एवरी y that is a part of my codomain there exists y by 2 in the domain। ठीक है ना, y जो भी मेरे कोडोमेन का पार्ट है उसके लिए मेरे डोमेन में y by 2 एलिमेंट आ रहा है, मतलब उसकी एक प्री इमेज है। और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है एवरी एलिमेंट इन द सेट बी शुड हैव अ प्री इमेज इन सेट, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ये तो राइटिंग पैटर्न की बात हो गई, और ये दोनों एग्जांपल मैंने एक बार डिस्कस वापस कर लीजिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं, जो कि एक पैराबोला का केस आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। और पैराबोला का ग्राफ में आपको समझा दिया कि पैराबोला जो ग्राफ होगा दैट विल नॉट बी एन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो दो नेक्स्ट एग्जांपल जो आपकी बुक है अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहले आता है एग्जांपल नंबर 10, फिर आता है एग्जांपल 11। तो एग्जांपल 10 देख लेते हैं। एग्जांपल 10 कहता है शो दैट द फंक्शन f of n to n, फंक्शन क्या है, ये मैं वापस बार-बार एम्फसिस कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। n to n मतलब डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर डेफिनेशन में क्या बोला है, उसने बोला है कि f of 1 जो है वो f of 2 के इक्वल है और वो 1 है। यहां से क्या बात समझे, छोटी सी बात समझ कि सर f of 1 f of 2 के इक्वल है और दोनों 1 है, तो सर ये 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि f of x1 और f of x2 इक्वल है और x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है। क्योंकि 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि f of x1 और f of x2 इक्वल आ रहे हैं तो x1 और x2 को तो इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां तो क्लियर देखते ही समझ आ गया कि ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, बात ही खत्म। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद उसने बोला है कि f of x किसके इक्वल है, x माइनस 1 के इक्वल है फॉर x 2 के ग्रेटर देन 2, क्योंकि 1 और 2 के लिए उसने दे चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन को चेक करना है कि whether the function given to us is 1 1 and onto or not। ये है अपना एग्जांपल नंबर 9 10, ये एग्जांपल 10। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट लिखना चलेंगे चेकिंग फॉर 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f of x1 और f of x2 यदि इक्वल है तो x1 x2 इक्वल होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे since f of 1 equals to f of 2 but 1 is not equals to 2, hence it is not 1 1, है ना। ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि f of 1 और f of 2 इक्वल है और दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट है। यहां तो कहानी खत्म हो गई। चलिए ऑन टू की बात चलती है। तो ऑन टू के लिए तो पहले अपन को देखना पड़ता है दिमाग लगा करके। मैंने क्या बताया, पहले आप दिमाग लगा के चेक करोगे कि वो ऑन टू है या नहीं, उसके बाद अपन लिखने का पैटर्न देखेंगे। तो पहले तो चेक करो फटाफट कि क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फटाफट देखो। तो कोडोमेन तो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और रेंज क्या आने वाली है, रेंज चेक करते हैं। तो रेंज उसने बोला है f of 1 और f of 2 का आंसर तो 1 आ रहा है, मतलब 1 और 2 के लिए तो आंसर 1 1 आ गया। और जब 3 रखोगे, है ना, ग्रेटर देन 2 मतलब 3 रखोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर 4 रखोगे तो कितना आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा डोमेन है ये ना, ये मेरा रेंज है। ये क्या है, रेंज है। तो रेंज क्या आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है। बात समझ गए, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और मैंने हिट एंड ट्रायल करके वैल्यू पुट करके जब चेक करा तो रेंज क्या आ रहा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कोडोमेन और रेंज इक्वल है, दैट इज व्हाई इट इज अ ऑन टू फंक्शन। बट ऐसा लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, पीछे नंबर थोड़ा देगा, हमको लिखने का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो मैंने चेकिंग बता दिया ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का, तो ऐसे कर सकते हैं। लिखने के पैटर्न में आपको मैंने दो तरीके बताए, जब ऑन टू है और ऑन टू नहीं है। अभी ऑन टू है तो लिखने का पैटर्न क्या होगा, आप जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे, y के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे अपन x माइनस 1 को किसके इक्वल करेंगे, y के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो अब अपन लेंगे लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y नॉट इक्वल्स टू 1। y नॉट इक्वल्स टू 1 क्योंकि वो अलग केस दे रखा था। तो मैंने क्या ले लिया, y एक नेचुरल नंबर है, y इक्वल टू 1 नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसके लिए डेफिनेशन अलग दे रखी है। नाउ f ऑफ y प्लस 1, क्यों y प्लस 1, क्योंकि x की जगह मैंने आपको बताया था y प्लस 1 करेंगे, इक्वल्स टू y प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। इतनी तो कहानी आपको लिखनी है। अब आप यहां पे इसके बाद बोलेंगे फॉर एवरी y
for every y that belongs to the natural number that exists y plus 1 in the set of natural number। क्या बोला मैंने बोला कि मेरे पास एक कोई नेचुरल नंबर y है जो किसमें है, कोडोमेन में है, उस हर एक के लिए y प्लस 1 जो नंबर होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। ये बात ट्रू है भाई, मैंने कोई एक नंबर ले लिया नेचुरल नंबर, उसमें प्लस 1 करने के बाद तो नेचुरल नंबर ही आना है कि कोई भी ले लो नंबर ऑफ y की वैल्यू। तो मैं ये कहने वाला हूं कि जो मेरे पास एक नंबर y है जो मैंने लिया है दैट बिलोंग्स टू द माय नेचुरल नंबर, y plus 1 will also be the natural number। that means I will say that f of y plus 1 equals to y। तो मैं इसके बाद क्या डायलॉग लूंगा, I will say that for every y that belongs to the natural number y plus 1 also belongs to the natural number and hence every element in set B has a pre-image। every element in the set B has a pre-image in set A। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ y plus 1 रखने से y का आंसर आ चुका है। ये तो पैटर्न हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने जो अभी अपना जो y लिया था वो क्या लिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था, बट y इक्वल्स टू 1 नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके लिए डेफिनेशन अलग थी। तो उसके लिए आप साइड में और ये बता देना, ऑल्सो फॉर y इक्वल्स टू 1 वी हैव टू प्री इमेजेस विच आर 1 and 2। फॉर y इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 1 and 2, दो वैल्यूज दे रखी है। तो y इक्वल्स टू 1 के लिए भी मेरे पास प्री इमेजेस तो ऑलरेडी हैं मेरे सेट जो फंक्शन दिया उसमें y इक्वल्स टू 1 के लिए भी प्री इमेजेस हैं और y की वैल्यू जो 1 से बड़ी आ रही है, y की वैल्यू जो 1 से बड़ी आ रही है उसके लिए भी मेरे पास प्री इमेजेस हैं। तो मतलब कोडोमेन और रेंज सारे केसेस में इक्वल आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑटो फंक्शन। तो ये राइटिंग पैटर्न ऐसा। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई है। अब अपन एक एग्जांपल नंबर 11 देख लेते हैं। 11th एग्जांपल आपका कहता है f of r to r। क्या है f of r to r? r to r मतलब क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। और फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्या दी हुई है, f of x equals to x square। आपको चेक करना है कि 1 1 और 1 2 है या नहीं है। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बता दिया था ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू कि जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फंक्शन 1 1 और 1 2 कैसे चेक करते हैं। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि यदि कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, यदि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो अब तो वो क्या होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज वो 1 1 नहीं होगा। ये मैंने आपको बात बता दी थी जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। तो पैराबोला है तो पैराबोला का ग्राफ आपको पता ही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 पॉइंट पे कट करेगी तो 1 1 फंक्शन तो नहीं है। बट अपन लिखने का पैटर्न भी अब देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होता है, 1 1 फंक्शन नहीं होता है तो लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, हम कोई एक रैंडम एलिमेंट्स चूज कर लेते हैं ना, कोई भी एक नंबर चूज कर लो, राइट। तो चलिए चूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां लिखना चालू करेंगे, हम लिखेंगे फॉर 1 1 फंक्शन वी विल से वी हैव टू चूज टू वैल्यूज। आप कोई दो ऐसी वैल्यू चूज कर लो, है ना, डिफरेंट वैल्यूज जिसके लिए f of x का आंसर सेम आए। तो ये देखो स्क्वायर नंबर दिखता है तो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी सेम आएगा। ऐसे चूज कर सकते हैं। तो आई विल से f of -2 4 f of 2 इक्वल टू, तो आई विल से f of -2 इक्वल्स टू 4। तो -2 नॉट इक्वल्स टू 4, hence it is not 1 1 फंक्शन। क्लियर होगा? जब प्रूफ नहीं करना, जब हमको क्या प्रूफ करना है कि 1 1 फंक्शन नहीं है, जब नहीं प्रूफ करना है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। आपको कोई केस लेना है ना, कोई भी रैंडम नंबर्स लेकर के आप चेक कर लो, है ना, इतना तो सोच सकते हो आप। बट यदि ये होता तो क्या करते, हम f of x1 x2 के इक्वल करके और x1 और x2 को इक्वल लाते। याद है ना पैटर्न? ठीक, तो 1 1 हो गया। अब अपन चेक करना है किसके लिए, ऑन टू के लिए चेक करने वाले। तो ऑन टू के लिए चेकिंग के लिए अपन को क्या करना होता है, पहले तो देखना होता है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज क्या है, कौन बताने वाला है इसकी रेंज, एक्स स्क्वायर। जब आपके पास एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो उसकी रेंज क्या आने वाली है, रेंज आने वाली है सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो भी आ सकता है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं यहां पे रियल नंबर्स पुट करूंगा तो आंसर रियल नंबर्स तो आएंगे बट वो नॉन नेगेटिव आएंगे। ऐसा कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा क्योंकि अपने रियल नंबर पुट कर रहे हैं ना, इमेजिनरी नहीं पुट कर रहे।
तो जब मैं यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स पुट करूंगा तो जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएंगे। तो मतलब कोडोमेन और रेंज तो इक्वल नहीं है, और कोडोमेन और रेंज यदि इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। और अब लिखने का पैटर्न क्या होता है ऑन टू फंक्शन में? जब ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तब आपको वही मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल लेके चूज कर लेते हैं। तो चलिए मैं कहता हूं लेट्स टेक अ नंबर y दैट बिलोंग्स टू r। कोई नंबर ले लो, तो नंबर ले लेता हूं मैं y की जगह वैल्यू क्या लेता हूं, कोई ऐसा नंबर जो कि रियल नंबर का पार्ट हो बट इसके रेंज का पार्ट हो। तो नेगेटिव नंबर लेते हैं, फटाक से चूज कर लेते हैं -2। सो लेट अस टेक अ नेचुरल नंबर, लेट अस टेक अ रियल नंबर -2 दैट बिलोंग्स टू r। ठीक है, बट there is no value of x for which f of x equals to -2, क्योंकि नहीं बताना है तब ये करना है, अदरवाइज हम उसको y के इक्वल करके वाला पैटर्न फॉलो करते हैं ना। तो आपको क्या बताना था कि मैंने कोई एक नंबर चूज कर लिया -2 जो कि रियल नंबर का पार्ट है, दैट इज इन माय कोडोमेन, बट उसके लिए मेरे पास प्री इमेज नहीं है, but there is no value of x for which f of x equals to -2, hence it is not onto। बस होगी कहानी खत्म, इतनी सी बात थी। तो जब नहीं होगा तो आपको इसे नंबर्स लेके करना है, और जब होगा तो आपको वेरिएबल लेके करना है। आई थिंक एग्जांपल भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12, 13 और 14 तो ओरल क्वेश्चन है, वो तो फटाफट हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। क्यों लंबी है? क्योंकि इसमें दो केसेस आपको दे रखे हैं, इवन और ऑड के अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। और लिखने का पैटर्न थोड़ा सा खतरनाक है इसका, तो एनसीईआरटी से थोड़ा रीड भी कर लेना बेटा, है ना। रीडिंग अच्छी होती है, ये आप कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि लिखने का पैटर्न क्या है, तो आपको एग्जाम में लिखने का थोड़ा आइडिया लग जाता है ना। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है, ये कहता है आपके पास एक फंक्शन है n2n, ठीक है, और डेफिनेशन दे रखी है उसकी x+1 जबकि x क्या है, ऑड है, और x-1 जब x क्या है, even। वही काम करना है आपको, चेक करना है कि 1 1 on 2 है या नहीं है। चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना होगा कि 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या होता है, 1 1 के लिए आपको देखना होता है कि क्या दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो 1 1 नहीं होता है। चलिए चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, ऑड के लिए डेफिनेशन अलग है, इवन के लिए डेफिनेशन अलग है। जो केसेस बनने वाले हैं वो 3 केस बनने वाले हैं, केस 1, केस 2, केस 3। क्या 3 केस बनने वाले हैं कि मैं लेता हूं, मेरे पास नंबर x1 और x2 जो है, इसमें से एक तो इवन है और एक ऑड है। मैंने क्या कर दिया, x1 और x2 एक केस बन रहा है जिसमें से एक इवन है और एक ऑड है। केस 2 में मैं कह रहा हूं x1 और x2 जो है वो दोनों इवन है, और इसमें मैं कह रहा हूं दोनों क्या है, ऑड। ये इंटरचेंज भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो मतलब एक केस जिसमें एक इवन और एक ऑड हो, एक केस जिसमें दोनों इवन हो, एक केस जिसमें दोनों ऑड हो। तो पहले तो अपन ये दो केस करते हैं, क्योंकि ये करूंगा तो अभी तुम वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। पहले अपन सेकंड केस देखते हैं कि जब x1 और x2 दोनों की दोनों क्या है, इवन दे रखे हैं आपको। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मैंने बोल दिया लेट आई चूज 2 नंबर x1 एंड x2 दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बता दिया था मैंने आपको, जो सेट ए का पार्ट होंगे। नाउ मुझे चेक करना है कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं अभी 1 1 फंक्शन के लिए काम चल रहा है। ठीक है सर, तो चलिए पुट करते हैं, f of x1 और f of x2 को इक्वल लेते हैं। करिए पुट। तो f of x1 में मैं डेफिनेशन क्या लेने वाला हूं, डेफिनेशन में e1 की लेने वाला हूं। e1 की डेफिनेशन क्या है, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ गया, तो मैं कह सकता हूं हैंस इट इज 1 1। ये तो बहुत ही सिंपल बात थी, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जब दोनों की दोनों में इवन ले रहा हूं तब तो मेरी चेकिंग करने से मुझे पता चल गया कि ये 1 1 फंक्शन आ रहा है। दोनों ऑड लेके चेक कर लेते हैं। तो फिर से वही बात, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, और दोनों किस टाइप के हैं, ऑड टाइप के हैं।
वापस लिख लेंगे f of x1 इक्वल्स टू f of x2। अब ऑड में डेफिनेशन क्या कहती है, x प्लस 1 पुट करो, सॉल्व करो, ये भी आ गया दोनों इक्वल, तो मैं कह सकता हूं हैंस इट इज 1 1। तो मतलब जब दोनों की दोनों इवन दोनों की दोनों ऑड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 आ रहा है। अब बट ये भी तो केस हो सकता है सर एक इवन और एक ऑड भी तो हो सकता है, थोड़ा दिमाग खोल के सोचो, हो सकता है भाई कोई एक नंबर इवन है कोई एक ऑड है, उसके लिए सेम आंसर आ रहे हो, उसको भी चेक करते हैं। चलिए तो जो फर्स्ट केस है जो मैंने बताया कि एक इवन और एक ऑड है, इस केस में लेके करते हैं। तो चलिए मैंने वही बोला एक इवन एक ऑड है, तो f of x1 इक्वल्स टू f of x2 ले लेता हूं, और मैं मान लेता हूं कि जो x1 था वो इवन था, x2 था क्या ऑड था। ठीक है करते हैं। तो इवन की डेफिनेशन क्या बोलती है, इवन की डेफिनेशन बोलती है x1 -1, और ऑड की डेफिनेशन क्या बोलती है +1। कोई दिक्कत, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर आया कि x1 - x2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको वाइस वर्सा करोगे तब भी 2 ही आएगा। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, सोचो कि क्या दो नंबर्स जिसमें से एक इवन है और एक ऑड है उनका डिफरेंस 2 हो सकता है? थोड़ा सा सोचो जरा, क्वेश्चन तो क्लास 4 का ही है बट सोचो 12th क्लास में आकर के, तो सही बात है नहीं हो सकता सर ये तो, क्योंकि इवन और इवन का डिफरेंस तो मान सकते हैं सर 2 आ सकता है, ऑड और ऑड का भी मान सकते हैं सर 2 आ सकता है, बट इवन और ऑड का डिफरेंस कभी 2 नहीं आ सकता है। मतलब ये है कि ये केस तो फेलियर है, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि मैं एक नंबर इवन पिक करूं और एक नंबर ऑड पिक करूं, तो ये मैं पिक ही नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब हैंस इट इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि यही दो केस एग्जिस्ट करते हैं, ये केस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट इज व्हाई द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, दैट तो वी आर श्योर, क्योंकि हमने दोनों केस चेक कर लिए। यहां तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो चलिए उसके लिए चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए पहले तो आप वही चेक करो जो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली, कि ऑन टू फंक्शन के लिए प्रैक्टिकली कैसे चेक करते हैं। प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आपको देखना होता है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सोचो जरा 2 मिनट, जब तक मेरा बोर्ड भी अच्छे से साफ हो जाए, सोचो कि क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए तो छोटी सी बात पूछ लेता हूं मैं आपसे कि कोई एक इवन नंबर होता है उसको अपन कैसे लिखते हैं। इवन नंबर को मैं लिख सकता हूं 2 into natural number 2k, where k belongs to a natural number, then I can say that 2k will definitely represent even। और यदि मैं लिखता हूं 2k plus 1, 2k plus 1, तो मैं कह सकता हूं, और 2k minus 1, तो मैं कह सकता हूं कि वो एक ऑड नंबर है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2k minus 1 लेंगे, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है ना। तो अब मैं यहां कहने वाला हूं तो ये एक ऑन टू फंक्शन मुझे समझ आता है। क्यों समझ आता है? क्योंकि यहाँ कोडोमेन और रेंज जो है इक्वल दिखती है। कैसे दिखती है? कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और रेंज भी नेचुरल नंबर आ रही है। कैसे आ रही है देखो, कोई एक ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर में 1 प्लस करके क्या आएगा, इवन आएगा, और इवन नंबर में 1 माइनस करके क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। और ऑड और इवन यदि दोनों को मैं जोड़ दूं, टोटल सारा के सारा सेट कंबाइन करूं, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनने वाला है। तो मतलब कोडोमेन और रेंज तो इक्वल दिखती है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है। लिखने का तरीका बताते हैं। तो पहले तो काम आपका चेकिंग क्या होती है कि आपको ये देखना होता है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, बाय चेकिंग कोडोमेन एंड रेंज। अब मैं कहता हूं लेट मी टेक नंबर 2r, ठीक है, वेयर r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किसमें ले लिया मैंने, मेरे रेंज में ले लिया मैंने नंबर 2r। For every 2r, I'll say for every 2r that belongs to my natural number in the codomain। अब ये क्या है, इवन टाइप का नंबर है, ठीक है। ये आंसर कहां से जनरेट होने वाला है, ये आंसर यहां से जनरेट होने वाला है। तो यदि मैं कहूं कि 2r - 1 में पुट करूं, किसमें, फंक्शन में, फंक्शन में क्या पुट करने वाला हूं मैं, 2r - 1, या ऐसा भी कह सकते हैं, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, उस यदि आप सोच नहीं पा रहे हो तो ऐसा कर लो, इसको इक्वल कर लो। ये भी बता रखा था मैंने कि आप एक नंबर लेंगे y, उसको इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2r - 1 आ रही है। तो मैं यहां पे कहूंगा फॉर एवरी नंबर 2r वेयर r बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट 2r - 1, देयर एग्जिस्ट
2r minus 1 in my domain है, तो मैं कहूंगा फॉर एवरी 2r दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट 2r minus 1 दैट बिलोंग्स टू माय डोमेन, और 2r minus 1 ये भी नेचुरल नंबर ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं कहूंगा ऑल्सो फॉर एवरी, अब यहां पे लिखते हैं 2r plus 1, every 2r plus 1 where r belongs to n, फिर यहां पुट करते हैं, तो यहां पे x minus 1 equals to 2r plus 1, तो यहां से तो ये x की वैल्यू तो नहीं, इसको ऐसा करते हैं 2r minus 1 लिखते हैं ताकि 1 कट जाए और 2r आंसर आ जाए, है ना। तो फिर मैं कहूंगा कि लेट टेक एवरी 2r minus 1 where r belongs to n, x will become 2r plus 1 लिया minus 1 लिया, minus 1 लिया है ना। हाँ, तो मैं क्या कहने वाला हूं, फॉर एवरी 2r minus 1 दैट बिलोंग्स टू माय नेचुरल नंबर, तो मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है कि दुनिया के जो नंबर होते हैं वो 2r और 2r minus 1 के फॉर्म में होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स। तो मैंने एक केस 2r के लिए चेक कर लिया, तो मैंने जब 2r लिया इसमें कोडोमेन में, और मैंने चेक करा कि जो डोमेन है, डोमेन में आंसर आ रहा है क्या, हाँ, तो डोमेन में 2r minus 1 आ रहा था, और जो 2r minus 1 डोमेन का पार्ट तो है। फिर मैंने क्या करा, एक और नंबर लिया 2r minus 1 जो कि मेरे कोडोमेन का पार्ट है, और कोडोमेन में मैंने पुट करके चेक करके x की वैल्यू निकालना ट्राई किया, तो मेरी x वैल्यू कितनी आ गई, 2r। दैट, सो मैं कहूंगा कि देयर एग्जिस्ट 2n दैट आल्सो बिलोंग्स टू माय नेचुरल नंबर। फिर से सुनो, मैं कहूंगा फॉर एवरी 2r दैट बिलोंग्स टू कोडोमेन, दैट बिलोंग्स टू कोडोमेन वेयर r इज अ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट 2r minus 1 इन द डोमेन, देयर एग्जिस्ट 2r minus 1 इन द डोमेन, मतलब यदि मैं 2r minus 1 यहां पुट कर दूंगा डेफिनेशन में एज पर दिस और, तो यहां पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर 2r आ जाएगा। और सेम टू सेम मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर एवरी 2r minus 1 दैट एग्जिस्ट इन माय कोडोमेन देयर एग्जिस्ट नंबर 2r इन माय डोमेन, वही करूंगा 2r minus 1 ले लूंगा और उसको पुट करके चेक कर लूंगा, तो मेरा आंसर 2r आ ही जाएगा। तो इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि यदि मैंने यहाँ पे इवन और ऑड दोनों केसेस लिए थे, मेरे किसमें नेचुरल नंबर के पार्ट है, इवन और ऑड दोनों केस मैंने ले लिए, उनको चेक करके जब मैंने डोमेन चेक करी तो यहाँ पर भी मुझे आंसर 2r minus 1 और 2r मिल गया। मतलब मुझे समझ आया कि ये भी तो दोनों पार्ट नेचुरल नंबर का पार्ट है, इनको यदि कंबाइन कर दें, यूनिवर्सल सेट निकालें इनका, a यूनिट b निकालोगे आप, तो वो नेचुरल नंबर ही बनने वाला है, मतलब कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होने वाली है। मतलब कि ये समझ आ सकता है मुझे कि एवरी नंबर दैट बिलोंग्स टू माय सेट b देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, कह सकता हूं इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है। ऐसा तो नहीं कि 2r minus 1 रखने से इंटीजर टाइप का आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर टाइप का ही आंसर आ रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो द ऑनटू फंक्शन। तो यार राइटिंग पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से देख के इसको नोट डाउन कर लेना, ये लिखने का तरीका, ठीक है। अब लास्ट के दो एग्जांपल हैं जो फटाफट हो जाएंगे, दोनों ओरल केसेस हैं, बट हाँ समझने के लिए काफी अच्छे एग्जांपल हैं दोनों, उसमें थोड़ी सी डेप्थ वाली बात कही गई है। थ्योरेटिकल एग्जांपल है, फटाफट देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 13 और 14, वो क्या कहते हैं, एग्जांपल नंबर 13 पे आते हैं। एग्जांपल 13 कहता है शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, आपको एक ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है, क्या है फंक्शन 1 2 3, ये आपका डोमेन हो जाएगा, पता है ना आपको, और ये रेंज आपका कोडोमेन हो जाता है, ये पता है आपको, ये तो मैंने आपको बता रखा है, याद करा दिया आप, ये डोमेन होगा और ये कोडोमेन होगा। क्या बोलता है, ये ऑन टू फंक्शन है और हमको प्रूफ करना है ये 1 1 होगा ही होगा। क्वेश्चन है कि ये ऑन टू है, आपको प्रूफ करना है यदि ये ऑन टू है तो ये 1 1 है। अच्छा, तो पहले देखते हैं ये ऑन टू है तो उसका क्या मतलब है। ऑन टू है का मतलब ये है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है। कोडोमेन और रेंज इक्वल का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट इन माय सेट बी हैज अ प्री इमेज हियर, मतलब यहां पे जो भी मेरा एलिमेंट है जैसे 1 है तो 1 की कोई ना कोई सी तो एक इमेज यहां पर होगी। मुझे नहीं पता कि वो 1 है 2 है 3 है, बट हाँ कोई सी एक इमेज होगी। ऐसे में यदि 2 लेता हूं तो 2 की कोई ना कोई सी एक इमेज होगी, ऐसे में यदि 3 लेता हूं तो उसकी कोई ना कोई सी प्री इमेज होगी, प्री इमेज बोलते हैं। अब इसमें एक छोटी सी कंट्रोवर्सी में क्रिएट करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि यदि मैं एक ऐसा केस बना दूं, तो मैं जनरली आपको बेटा ऐसे केसेस बताऊंगा जहां पे आप सोच की गलती करोगे, तो मैं वो सारी मिस्टेक आपको जरूर बताऊंगा। सपोज कोई बच्चे ने बोला सर मैंने एक ऐसा केस बना लिया कि 1 की प्री इमेज 3 है, 2 की प्री इमेज 3 है, 3 की प्री इमेज 3 है। हो सकता है इस केस में कोडोमेन और रेंज तो सर मेरे इक्वल आएगी कि एवरी एलिमेंट इनसाइड बी हैज अ प्री इमेज।
बट ये फंक्शन ही नहीं है। अब क्यों नहीं है फंक्शन? फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज। ऐसा नहीं हो कि 3 की 3 इमेजेस हैं। दूसरी बात, एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज, मतलब 1 और 2 की भी तो इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 और 2 की सारी इमेज बना दी, 1 की तो इमेज ही नहीं बनाई, तब तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो फॉर दिस टू बी अ फंक्शन कंडीशन क्या बनती है कि 1, 2 और 3 सबकी इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी 2 एलिमेंट की इमेज बन से काम हो जाएगा, अदरवाइज तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहां से स्टोरी हमें ये समझ आती है कि एवरी, हम यहां डायलॉग लिखने वाले हैं, as per it is a onto function, every element in this set should have a unique image in the set, pre-image in my set A. And since it is a function, तो इमेज तो डिफरेंट ही होने वाली है क्योंकि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है। तो मैं कहने वाला हूं कि 1 की यदि कोई एक इमेज है, 2 की कोई इमेज है और 3 की कोई इमेज है, तो हर एक का एक पेयर बनने वाला है। दैट मींस इन माय सेट A, every element is going to be linked with one of the element. Every element in my set A is going to be linked with one of the element in set B, and that is why it is a 1-1 function. क्योंकि 1-1 function की definition क्या होती है? Distinct element in set A has distinct images in set B. मतलब इन तीनों की यहाँ पे जो images बनेगी वो अलग अलग बनेगी, सेम नहीं बनेगी। सेम क्यों नहीं बनेगी? यदि सेम बन जाती तो ये ऑन टू नहीं होता, क्योंकि कोडोमिनल रेंज इक्वल नहीं होंगे। सपोज ये 3 पे नहीं आता है, ये भी 2 पे आ जाता है ऐसे, तो अब तो ये ऑन टू नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोडोमेन में 3 आ रहा है, रेंज में 3 नहीं आ रहा है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि एवरी एलिमेंट इन सेट A will have a distinct image in set B. That is why it will be the 1-1 function as well. क्योंकि ऑन टू है, ऑन टू होने से हर एक की इमेज होगी और हर एक की डिफरेंट प्री इमेज होगी। डिफरेंट क्यों होगी ये भी बता दिया, क्योंकि सेम हो गई तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज अ 1-1 फंक्शन आल्सो। चलिए सेकंड केस देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है, सेम है, इसमें आपको एग्जांपल 40 में बस क्वेश्चन चेंज करके उसने बोला कि अब जो है ये आपका 1-1 फंक्शन है, आपको प्रूफ करना है ऑन टू है। 1-1 दिया है, ऑन टू लाना है। तो चलिए वापस सोचते हैं, यदि ये 1-1 फंक्शन, इसका क्या मतलब है? ऐसा सोचते हैं, 1-1 फंक्शन का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट इन माय सेट A हैज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज। मतलब 1 की जो इमेज होगी, सपोज 1 की मैंने इमेज 1 ले ली, तो 2 की 1 तो इमेज नहीं होने वाली है। 2 की या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। अब यदि 3 की जो इमेज की बात करूंगा तो 3 की यदि 2 की 2 हो गई तो फिर 3 की 3 होने वाली है। बात क्लियर है? तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिखूंगा, सिंस इट इज अ 1-1 फंक्शन, दैट मींस एवरी एलिमेंट इन सेट A will be having a distinct unique image in set B. हर एक की जो इमेज बनेगी वो अलग अलग ही बनेगी, कॉमन रिपीटेशन नहीं आएगा, अदरवाइज तो many one हो जाएगा, 1-1 नहीं होगा। In that case, there will be how many images in set B? There will be 3 images in set B. क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो कितनी इमेज बनेगी? 3 बनेगी। That means the codomain and range is going to be equal. इसका जो कोडोमेन है 1 2 3 वो भी रेंज के एलिमेंट आ जाएंगे और कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे, तो दैट इज व्हाई इट विल बी अ ऑन टू फंक्शन। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया है। तो अब तक अपन ने क्या सीख लिया है? हमने सीख लिया है कुछ बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू ही सीख लिया है कि 1-1 और ऑन टू फंक्शंस की प्रूविंग को कैसे करते हैं। अब आप जब मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप जरूर से कमेंट करिए, अब की बार से, अब तक आपने कमेंट बहुत ही कम किए हैं, कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो स्टूडेंट्स है स्पेशली वो कमेंट करिए कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, आपको वीडियो देख के क्या समझ आया क्या नहीं आया, तो मुझे एक्चुअल व्यूअर्स का भी पता चल जाएगा कि कितने व्यूअर हैं, कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं। तो आप लाइक करें ना करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है? ओके।